लीजिए, आज हम आधुनिक भारत का इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन, जिसमें कौन कौन है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, चार बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखते हैं प्रश्न, वास्को दी गामा का मकबरा या दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो सन 1498 में ये कहां पर उतरा था? कालीकट में, ठीक है, और केरल में बेसिकली स्थित है ये, वहीं पर इसका मकबरा स्थित है, कोच्चि केरल में, ऑप्शन सी। और जिस साल ये भारत में आया था 1498 में, उस समय भारत का राजा कौन था? एक बार ये पूछ लिया है प्रश्न में, तो भारत के राजा का नाम था जामोरिन, ठीक है, जामोरिन। आगे देखते हैं, वर्ष इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में, तो इसको बैटल ऑफ स्वाली बोला जाता है, बैटल ऑफ स्वाली, इसमें अंग्रेजों ने अपनी जो नेवी है उसका, या नौसेना है उसका, बहुत अभूतपूर्व प्रदर्शन किया था और पुर्तगालियों को हरा दिया था। तो ये लड़ाई सूरत के पास सन 1612 में हुई थी, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में, इसको भी हमें याद रखना है। और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी क्योंकि उनकी नेवी बहुत मजबूत थी। आगे चलते हैं, वास्को दी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बता दिया, 1498 में। और उस समय राजा कौन था? फिर से याद रखिएगा, कालीकट के तट पर यह उतरा था और राजा था जामोरिन। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचोल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त कर दिया था? ये हमने घटना चक्र का जो प्रैक्टिस सेट किया है उसमें भी मैंने आपको कराया है। तो राजा मार्तंड वर्मा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था, और हमें ईयर भी याद रखना है, कौन से सन में लड़ाई हुई थी? 1741 में। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहले बड़े पैमाने पर विद्रोह, जिसको वेल्लोर म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है, ये कहां पर हुआ था? ये सन 1806 में आपके आयोजित किया गया था, ठीक है। वेल्लोर म्यूटिनी बेसिकली जो उनके रिलीजियस सिंबल्स होते हैं उसमें ब्रिटिश सरकार इंटरफेयर कर रही थी, जिसके विरोध में इन्होंने ये आंदोलन किया था। इस दौरान इसमें बेसिकली विद्रोह में जो वेल्लोर का किला था उस पर सिपाहियों ने कब्जा कर लिया था, या विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? तो यह हस्ताक्षर हुए थे 1809 में, और महाराजा रणजीत सिंह और मेटकाल्फ के बीच में ये हस्ताक्षर किए गए थे। उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट था। लॉर्ड मिंटो सेकंड कब था? आपने सुना होगा, मॉर्ले मिंटो सुधार आए थे कब? 1909 में। तो 1905 से 1910 तक लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ये 1905 से 1910 तक भारत का वायसरॉय था। उससे पहले पद क्या था? गवर्नर जनरल का पद था। बाद में 1858 के एक्ट के बाद इसे वायसरॉय के रूप में बदल दिया गया। भारत का पहला वायसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और हाँ, इसमें क्या किया गया था इस वाली संधि में? जो हमारी सतलुज नदी है उसको दोनों राज्यों के बीच की जो सिख साम्राज्य था और अंग्रेजी साम्राज्य के बीच की सीमा मान लिया गया था। इससे जो पूर्व के राज्य थे वो अंग्रेजों के पास चले गए, और पश्चिम का जो क्षेत्र था वो सिखों के पास चला गया। बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने पर सहमत हुई? तो 26 लाख रुपए का। ये भी हम अपने जो घटना चक्र की बुक है उसमें कर चुके हैं। और 1765 भी हमें याद रखना है। 1765 में क्या हुई थी? आपकी इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद ट्रीटी। नीचे आप पढ़ भी सकते हैं, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने के लिए अंग्रेज सहमत हुए थे। और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो मछलीपट्टनम जो है ये पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। पुर्तगाली उपनिवेश ज्यादातर वेस्टर्न कोस्ट पर आपके मौजूद थे, ठीक है, या पश्चिमी घाट पर ज्यादातर मौजूद थे। और मछलीपट्टनम जो था ये आपका डचों का, या जो नीदरलैंड से लोग आए थे डच, इनका ये साम्राज्य था, या इनकी ये फैक्ट्रीज यहाँ पर हुआ करती थी। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? ये प्रश्न भी 2 से 3 बार आ चुका है। तो कैशियू जो क्रॉप है भारत में वो लाई गई है पुर्तगालियों के द्वारा। और लेटराइट मिट्टी इसके लिए काफी ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। मैंने जब आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था, लेटराइट मिट्टी इसके लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। 10वां देखते हैं, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? तो डेनिश मतलब डेनमार्क की, तो 1616 में इसने अपना परिचालन शुरू किया। बक्सर के युद्ध के बाद नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो क्या सौंप दिया? अवध के नवाब ने, इसने अवध के नवाब ने। और कौन था अवध का नवाब? शुजाउद्दौला।
शुजा उद दौला। वास्को दी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? ये मैंने आपको बता दिया, 1498 में। अब बात करते हैं मराठा साम्राज्य की। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार या गुरिल्ला रणनीति की थी? तो देखिए, जो मराठा लोगों के किले भी आपने देखे होंगे, वो काफी वहां पर पहाड़ियों पर मौजूद है, तो वो लोग गुरिल्ला टैक्टिक्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे, जो आज की डेट में नक्सली वगैरह भी काफी यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जंगलों में छुप छुप कर वार किए जाते थे, जिस पर ब्रिटिश सेना जो थी, इस पर एक तरह से हम कह सकते हैं इसके लिए वो पारंगत नहीं थी। तो ये मराठाओं की एक रणनीति थी। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद बनाई गई थी? अष्टप्रधान मतलब आपके 8 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स इसमें बनाए गए थे। तो किसके राजा के शासनकाल में? शिवाजी जी के शासनकाल में। और इनके नाम क्या क्या थे? ये 8 प्रधान निम्नलिखित थे: पेशवा या प्रधानमंत्री, अमात्य अथवा मजूमदार, मंत्री अथवा वकियानवीस, सचिव अथवा शुरूनवीस या चिटनीस, सुमंत अथवा दबीर, सेनापति अथवा सरे नौबत, पंडित राव और इसके अलावा न्यायाधीश। तो ये 8 मिनिस्टर इंपॉर्टेंट इसमें थे, इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी जी के समकालीन थे? ये भी 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया है। तो तुकाराम शिवाजी जी के समकालीन माने जाते हैं। निम्नलिखित के किसके शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो मुगल और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ औरंगजेब के बीच में। मैंने आपको बताया था, औरंगजेब इससे पहले के जो मुगल शासक थे, उन्होंने दक्षिण पर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया था, लेकिन औरंगजेब ने अपनी दक्षिण या साउथ की पॉलिसी के कारण मराठाओं से पंगा लिया, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये उसके पतन का भी एक कारण माना जाता है कि कंटिन्यूअसली वो साउथ में ही रहता था, जबकि उनका मेन सेंटर था नॉर्थ में, आगरा और दिल्ली। तो जब साउथ में कोई राजा आएगा, तो आपको पता है वहां पर वो उतना ध्यान नहीं दे पाएगा। इसकी वजह से बार बार वहां पर रिवोल्ट या विद्रोह होते रहते थे, जो उसके पतन का भी एक कारण बना। 17वां देखते हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्र राष्ट्र जिसमें मैसूर है, बंगाल, पंजाब और अवध। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? तो इनका विवाह गंगाधर राव से हुआ है। ठीक है, और इन्होंने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में भी भाग लिया था। सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो सिराज उद दौला कौन से युद्ध में पराजित हुए? प्लासी में। ठीक है, बक्सर में नहीं हुआ, बक्सर में आपका शाह आलम द्वितीय था, शुजा-उद-दौला था, ये नहीं थे। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध में 1757 में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हो गए थे, क्योंकि जो इनके मिलिट्री कमांडर थे मीर जाफर, उन्होंने इन्हें धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से ये बिना लड़े ही हार गए थे। बाद में मीर जाफर को अंग्रेजों ने आपका एक तरह से कठपुतली का रूलर बना लिया था, वो सिर्फ रूल करता था, बाकी सारी पावर ब्रिटिशों के पास ही थी। वांडीवाश के युद्ध की बात करें तो ये 1760 में हुआ था। एंग्लो फ्रेंच वॉर इसको बोला जाता है, अंग्रेजों और फ्रांसीसी लोगों के बीच में ये हुई थी, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। बक्सर मैंने आपको बता दिया, प्लासी 1757। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो ये मैसूर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी बोला जाता है, अगर आपने सुना होगा, टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। मैंने आपको बताया था टोटल अंग्रेजों और मैसूरों के बीच में, अंग्रेज और मैसूर साम्राज्य के बीच में 4 युद्ध हुए हैं। पहला 1767 से 1769, ये भी मैचिंग में आता रहता है। दूसरा 1780 से 1784, उसके बाद 1790 से 1792, और उसके बाद आपका 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इसमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी रणनीति से काफी ज्यादा प्रभावित थे, और इसने अपने राज्य में एक ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाया था, यानी स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। और इसके अलावा जैकोबिन क्लब होते थे फ्रांस में, अगर आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी हो तो वहां पे जैकोबिन क्लब हुआ करते थे, उसका भी ये मेंबर था। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। कब हुई थी? 1792 में यह हुई थी। निम्नलिखित में कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब कौन था? सादत खां। और अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, देखिए 1856 में डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस यानी कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने इसको अपने राज्य में मिला लिया था। तो जो अंतिम सम्राट थे वाजिद अली शाह, उनकी वाइफ हुआ करती थी बेगम हजरत महल। आपने देखा भी होगा बेगम हजरत महल ने कहां पर नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? लखनऊ में। इसी कारण से
क्योंकि इसको लखनऊ को या फिर हम कह सकते हैं अवध को किसमें मिला लिया गया था, कुशासन के आधार पर। जो विलय की नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, उसमें इनके राज्य को मिला लिया जाता है। इसका ही विरोध करने के लिए बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया था। इसमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था? तो सिराज उद दौला किसमें हारा था? 1757 में प्लासी की लड़ाई। 1764 में कौन हारे थे? 3 लोग थे टोटल, मीर कासिम, दूसरा शाह आलम द्वितीय और तीसरा आपका शुजाउद्दौला, जो कि अवध के नवाब थे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं नीचे, नवाब सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण अंग्रेजों से पराजित हुआ। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना का जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, उसके बीच में। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, तो आपसे सीधे सीधे ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है। अंग्रेजों की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक नीतियां। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किसको कब्जे में लिया? आपके राज्य में अर्थव्यवस्था के माध्यम से। अवध को कब्जे में लिया, मैंने आपको कहा था डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस, यानी कुशासन के आधार पर, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। और वाजिद अली शाह जो थे, उनकी बेगम ने इसी कारण से इसका विरोध भी किया था। और किसकी रिपोर्ट थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 1856 ईस्वी में अवध का विलय जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर किया गया। इस वक्त अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। डलहौजी ने 1849 में पंजाब का विलय भी किया था, इसको भी हमें याद रखना है। 1848 से 1856 तक जो भारत में गवर्नर जनरल था वो थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, जो पहली ट्रेन चलाई गई थी 1853 में, वो भी इन्हीं के शासनकाल में चलाई गई थी। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो सबको पता है, इंग्लिश भाषा। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो रेलवे को। ठीक है, आज भी हमारे यहाँ जो नेटवर्क है आप देख सकते हैं काफी बड़ा है और अंग्रेजों ने इसमें काफी अहम भूमिका निभाई थी। मुख्यतः इसका देखिए, अंग्रेजों का विकास कोई भारत का अंग्रेजों का जो उद्देश्य था वो भारत का विकास करना नहीं था। इनका मुख्य काम क्या था? रेलवे नेटवर्क को भारत के गांवों तक या इंपॉर्टेंट शहरों तक पहुंचाना, ताकि जो ब्रिटिश से मैन्युफैक्चर्ड सामान आ रहा था, उस समय जो वहां पर फैक्ट्रियों में सामान बन रहा था, वो भारत के कोने कोने में पहुंचाया जा सके और भारत की लोकल इंडस्ट्री को खत्म किया जा सके। ये इसका मुख्य कारण था। और मैं आपको नीचे बता चुका हूं, सबसे पहले 1853 को लॉर्ड डलहौजी के काल में बंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी पहले ट्रेन। अब स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था, बात कर रहा है परमानेंट सेटलमेंट की। 1793 में शुरू हुआ था परमानेंट सेटलमेंट। किसके द्वारा शुरू किया गया था? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये शुरू किया गया था। और सबसे पहले इसको कहां अपनाया गया था? आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो आपका बंगाल और बिहार, उड़ीसा में इसको अपनाया गया था। नीचे आप पढ़ सकते हैं 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता रहता है लगातार, इसको याद रखिएगा। इसमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कौन था? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए राज्य हड़प नीति अथवा व्यपगत का सिद्धांत अपनाया, जिसके तहत सतारा, देखिए सतारा पहला ऐसा राज्य था टू बी एनेक्स्ड जो इस नीति के तहत अंग्रेजों के साम्राज्य में विलय कर लिया गया था, सतारा। इसको भी हमें याद रखना है। जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर एवं अवध का विलय किया गया। इस सन में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। मैंने आपको बताया था लॉर्ड मिंटो सेकंड है ये, और ये कब आया था? 1909 में आया था। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन एवं मताधिकार की व्यवस्था इस एक्ट में की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ गई, जो कालांतर में भारत के विभाजन का आधार भी बनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो सन 1773 में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसका जो सेटअप था वो कैसा था? 1+3, यानी एक इसमें चीफ जस्टिस था और 3 इसमें जज थे। तो इसमें जो चीफ जस्टिस थे उनका क्या नाम था? एलिजा इम्फे। इसको भी हमें याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, एलिजा इम्फे। और चैम्बर्स, लिमेस्टर और हार्डर्ड इसके अन्य न्यायाधीश थे, यानी 3 अदर जज कौन से थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। और जो मुख्य जज थे, चीफ जस्टिस थे, कौन थे? एलिजा इम्फे।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच में लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। इसके अलावा देखिए एक प्रश्न यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग यानी इलेक्ट्रिफिकेशन जो लाइन होती है उसमें मुंबई बीटी से कुर्ला हार्बर के मध्य चलाया गया। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 1872 में। यही सेम प्रश्न आपका अभी आया था यूपी पीसीएस में, ठीक है, लॉर्ड मायो के शासनकाल में हुई थी। और पहली व्यवस्थित अगर गणना की बात करें, नियमित या रेगुलर गणना की, तो 1821 में हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ये रिपन है। और 1872 में कौन था? लॉर्ड मायो। 2011 की जो जनगणना है, कौन सी जनगणना है? हमारी 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, ये भी याद रखना है। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। कब? 1866। निम्नलिखित में कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? सबसे पहले तो आपके सतारा ने स्वीकार किया था, सॉरी माफ कीजिए, सतारा नहीं, सबसे पहले आपके हैदराबाद ने स्वीकार किया था, उसके बाद मैसूर ने, ठीक है, सबसे पहले हैदराबाद ने, फिर मैसूर ने। आप नीचे पढ़ सकते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की, और उस समय कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। कब आया था? 1798 में ये रणनीति आई थी। इसको बोला जाता है सब्सिडरी अलायंस। स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। निजाम ने सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया। मैसूर दूसरा राज्य था जिसने 1799 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। 1801 ईस्वी में वेलेस्ली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। सहायक संधि किसी भी राज्य की संप्रभुता छीनने वाला एक दस्तावेज हुआ करता था। निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो 3 इंपॉर्टेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स आए हैं। पहला है परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी बंदोबस्त भी बोला जाता है, दूसरा महलवाड़ी और तीसरा रैयतवाड़ी। लेकिन 10 तक एक ड्यूटी फ्री ट्रेड पासेस हुआ करते थे। इसका कोई भी हमारा भू या लैंड रेवेन्यू सिस्टम या भू राजस्व प्रणाली से संबंध नहीं था। आगे देखते हैं बॉम्बे या बंबई। अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से ठाणे तक भारत की पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? तो ये 1853 में चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। एक बहुत फेमस शिक्षाविद थे डॉक्टर हरविलास शारदा, उन्हीं के नाम पर यह नाम रखा गया है। इसमें जो एज थी वो लड़कियों की 14 साल रखी गई थी शादी की उम्र, और लड़कों की 18 साल, जिसे बाद में बढ़ाकर 18 और 21 कर दिया गया है, जो वर्तमान में एज है। तो आप नीचे पढ़ सकते हैं 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून प्रभाव में आया। इन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम कहा गया। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो भारत का पहला डाकघर मुंबई में था। स्थापित किया गया था कब? 1764 में। और अक्टूबर 1854 को पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था, और यह भी डलहौजी के शासन काल में ही आया है। ठीक है, डलहौजी ने सबसे पहले स्टैंप वगैरह को इंट्रोड्यूस किया है भारत में। 42वां हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15वां 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। तो 1856 में कौन भारत का गवर्नर जनरल था? अंतिम लॉर्ड कैनिंग। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आता है, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सत्ता किसको दे दी जाती है? ब्रिटिश क्राउन को, और ब्रिटिश क्राउन का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है वायसराय। पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और देखिए इस एक्ट के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का काफी बड़ा रोल था। 1891 में वी.एम. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार इस वर्ष से कम की बालिका विवाह पर प्रतिबंध था। तो कितने वर्ष से कम? 12 वर्ष से कम की बालिका की एक तरह से जो एज थी उस पर प्रतिबंध था। इसको एज ऑफ कंसेंट एक्ट बोला जाता है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट।
सन 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में पारित एज ऑफ कंसेंट एक्ट अधिनियम के तहत बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। 1795 और 1804 के बंगाल विभाजन या बंगाल विनियमन अधिनियमों ने क्या घोषित किया? कन्या हत्या को अवैध, ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड को अवैध इन्होंने घोषित कर दिया 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन एक्ट ने या बंगाल रेगुलेशन एक्ट ने। हंटर आयोग किसके विकास पर अधिक बल दिया हंटर आयोग ने? तो हंटर आयोग 1882 में गठित किया गया था। मैंने आपको बताया था हंटर कमेटी भी थी। हंटर कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई थी। हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित था। 1882 में इसको बनाया गया था। इसने प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। भारत में यातायात व्यवस्था या ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये ब्रिटिश शासकों को दिया जाता है। माहलवाड़ी प्रणाली कहां लागू की गई? तो माहलवाड़ी प्रणाली आपकी उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। अगर बात करें जो जमींदारी सेटलमेंट था या स्थायी बंदोबस्त था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो बॉम्बे और मद्रास में यहां पर लाई गई थी। किसान मजदूर एवं वामपंथी आंदोलन, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा। ये भी बहुत रिपीटेड प्रश्न आता रहता है। 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बाद ही इनको देखिए वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल जी को। निम्नलिखित में कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन थे? बाबा रामचंद्र, ऑप्शन ए। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किनको माना जाता है? आचार्य विनोबा भावे जी को। सन 1951 में ये बेसिकली एक लैंड जो रिफॉर्म्स थे उसका ही हिस्सा था। 1857 का विद्रोह, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? किसके द्वारा? सिपाहियों के द्वारा। इसीलिए इसको सैनिक विद्रोह या सैन्य विद्रोह भी बोला जाता है। कहां पर स्टार्ट हुआ था? ये मेरठ से स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे भारत के अलग अलग भागों में ये फैल गई, लेकिन उत्तर भारत में ही ज्यादातर इसका परिणाम हमें देखने को मिला। निम्नलिखित में कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो पहला वाला बिल्कुल ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म कर वायसरॉय का पद सृजित किया गया जो कि ब्रिटिश क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव होता था भारत में। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहिब के द्वारा किया गया था। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सिपाही थे जो किस स्थान पर थी? ये थी बैरकपुर में, ठीक है। कि रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया। कहां पर? रामगढ़, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल ठीक उत्तर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। इसे सिपाही विद्रोह या सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुरू किया गया, गलत। यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैल गया। तो आपका ए और सी इसमें सही है, बी आपका गलत है, ऑप्शन बी। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? आपके 10 मई 1857 को। ये भी अभी पीसीएस में हाल ही में डेट वाला क्वेश्चन इससे पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? तो इसमें अवध की बेगम हजरत महल ने कोई सहायता प्रदान नहीं की। ये जो अवध के आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, उनकी वाइफ थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? किन्होंने लिया था? बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो बेसिकली जो एनफील्ड राइफल थी, ठीक है, एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का यूज किया जाता था जिसे मुंह से छीलना पड़ता था। तो ये कहीं ना कहीं एक रिलीजियस थोड़ा सा इनको परेशानी थी, हमारे जो धर्म के लोग हैं उनको, इसीलिए इसका विद्रोह ये स्टार्ट हुआ था एनफील्ड राइफल में। निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? तो जो कार्ल मार्क्स है इन्होंने इसको विद्रोह नहीं माना। इसको क्या माना है इन्होंने? नेशनल रिवोल्ट, ठीक है, नेशनल रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। कहां पर?
शिवपुरी में। शिवपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इनका असली नाम क्या था? आत्माराम पांडुरंग। ये भी एक पूछा जा चुका है, आत्माराम पांडुरंग। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इसके द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा 1905 में। और इनके राजनीतिक गुरु मैंने आपको कल बताया था, किसको मानते थे अपना राजनीतिक गुरु? ये महादेव गोविंद रानाडे जी को, और महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ किसके द्वारा बनाया गया था? दादा भाई नेहरू के द्वारा। इनकी किताब कौन सी है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाइएगा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इनका मूल नाम क्या था? पहले तो मूल शंकर। इनके द्वारा ये नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो, क्योंकि ये मानते थे वेदास आर इनफेलिबल सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी वेद जो है वो नॉलेज से भरे हुए हैं और उनकी बात को गलत नहीं ठहराया जा सकता। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट भी स्टार्ट किया था और 1875 में मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन में किसका नाम जुड़ा है? तो 1875 के अलीगढ़ आंदोलन में नाम जुड़ा हुआ है सर सैयद अहमद खान का। इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की है अलीगढ़ में, जो कि बाद में क्या बना? AMU, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ब्रह्म समाज राजाराम मोहन रॉय सन 1828 में स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद वेदांत फिलॉसफी के बहुत बड़े प्रवर्तक रहे हैं। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। इसके अलावा बेलूर मठ है बंगाल में, वो भी इन्हीं के द्वारा स्थापित, मतलब इसी के लिए फेमस है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 1875 में मुंबई में, और सत्य शोधक समाज आपका ज्योतिराव फुले। तो इसको मिला लीजिए, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? मुंबई में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। पहले इसका नाम 1875 में अलग था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 72 देखते हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। इनको राजा टाइटल किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। अकबर सेकंड ने इनको राजा टाइटल दिया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? वही राजा राम मोहन रॉय। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। और इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेनासा। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक या फादर ऑफ इंडियन रेनासा इनको माना जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मूल नाम इनका क्या था? मूल शंकर। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन आपका बेलूर मठ, जो मैंने आपको बताया था, पश्चिम बंगाल में ये है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को हुई थी। इस मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और मैंने आपसे कहा था, देखिए, ये वेदांत की हिंदू विचारधारा को मानता है। 1815 में राजा राम मोहन रॉय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे क्या सभा कहा जाता था? इसे आत्मीय सभा कहा जाता था। और आगे चलकर क्या हुआ? ये ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। शुद्धि आंदोलन तो दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था, ठीक है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी द्वारा शुरू किया गया था। ने विश्व धर्म संसद 1893, देखिए एक बार ये पूछ लिया था कि विश्व धर्म संसद कौन से सन में हुई थी? तो 1893 में शिकागो में आयोजित की गई थी। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ज्यादा एक शानदार भाषण दिया था। ऑप्शन बी, 1893 शिकागो। 1805 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया? तो देखिए इसमें से कोई सा भी सही नहीं है, ठीक है। 1805 में ऐसे किसी भी संस्था की स्थापना नहीं की गई थी, बाकी सारी ये बाद की संस्थाएं हैं। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इससे भी प्रश्न देखिए जरूर बनता है हर बार एक ना एक एग्जाम में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसको भी याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले सबसे पहले लीडर थे हसरत मोहानी। उन्होंने अहमदाबाद में 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस के मन से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई जब 1885 दिसंबर में देश के 72 प्रतिनिधियों ने कहां पर मुलाकात की? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? ए.ओ. ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। और पहला इसका सेशन कहां पर हुआ था? 1885 में, बॉम्बे में। कॉलेज का नाम मैंने आपको बता दिया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और पहले चेयरपर्सन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। आगे चलते हैं। और हाँ, और इसमें कई सारे प्रश्न देखिए इससे बनते रहते हैं। पहले अध्यक्ष ये थे। पहले ब्रिटिश या अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले या जॉर्ज यूल भी इसको लिखा जाता है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे आपके? बदरुद्दीन तैयब जी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट जी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू जी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। सारे मैंने आपको बता दिए। पहला सबसे पहले जो सेशन हुआ था 1885 में बॉम्बे में, वो उमेश चंद्र बनर्जी। सबसे पहले ब्रिटिश या चेयरपर्सन या अध्यक्ष जॉर्ज यूल। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? लखनऊ का 1929 का अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। कराची वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माफ कीजिए। कराची वाला 1931 में यह हुआ था। इसमें फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं लास्ट में। मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों की संकल्पना पारित तथा गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस वर्ष किसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो वर्ष 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। 1939 में इन्होंने फिर से चुनाव जीता, लेकिन महात्मा गांधी के जो कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया, वो हार गए। तो महात्मा गांधी ने इसे अपनी हार माना था, इसीलिए सम्मान के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने ये पद छोड़ दिया था। लेकिन देखिए, इनके पद छोड़ने के बाद पट्टाभी सीतारमैया नहीं बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने थे 1939 में, जिसे त्रिपुरी संकट के रूप में जाना जाता है। ऊपर पढ़ भी सकते हैं, त्रिपुरी संकट। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस यानी इंपीरियल सिविल सर्विस अधिकारी ने वर्ष इसमें भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। तो कौन से वर्ष में? 1884 में। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना में काफी बड़ा रोल प्ले किया था। 89 महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो एकमात्र बारी अध्यक्ष बने हैं 1924 का जो बेलगांव का सेशन हुआ था कर्नाटक में, उसके अध्यक्ष ये बने। 1925 में मैंने आपको बताया था सरोजनी नायडू जी कानपुर में, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहा गाया गया था? तो 1911 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था कलकत्ता में, वहां पर ये गाया गया। किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया। 1916 इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, लखनऊ पैक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब? 1885 में। पहली मीटिंग कहां पर हुई थी? बॉम्बे में। 72 लोगों ने उसको अटेंड किया था। और कौन थे उसके अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। और कहां पर? मुंबई में। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। कहां पर? लखनऊ में। इसको देखिए, इस
इसके चेयरपर्सन भी आप याद रखिएगा, इसके चेयरपर्सन अंबिका चरण मजूमदार जी थे, अंबिका चरण मजूमदार। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? 1924 के बेलगांव। 1925 में आपको बता चुका हूं, सरोजनी नायडू जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को किस चरण भी कहा जाता है? तो प्रारंभिक जो चरण था इसको आपका मॉडरेट का फेज कहा जाता है, ठीक है, या मध्यम चरण। आप मध्यम भी बोल सकते हैं, अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसको मॉडरेट फेज बोला जाता है, मॉडरेट फेज, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहां पर सही होगा। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? मैं आपको बता चुका हूं, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन सा अधिवेशन था? 1887 का मद्रास अधिवेशन, 1887 का मद्रास अधिवेशन, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। 1887 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बंगाल का विभाजन, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा और पीला डिजाइन किया गया था। कौन से आंदोलन के दौरान? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो बंगाल के विभाजन को करने के निर्णय को स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। कौन से थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1898 से 1905 तक ये भारत के वायसराय रहे। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने के लिए निर्णय की अंतिम घोषणा कब की थी? तो कब से हो रहा था ये? 16 अक्टूबर 1905 से, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन। ये किसका भाग था? जो बंग भंग आंदोलन था उसका ये भाग था। 106 देखते हैं, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ये कोई मकसद नहीं था। वो बेसिकली हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते थे। डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिटिक्स थी उनकी, यानी बांटो और राज करो। क्रांतिकारी आंदोलन, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स की बात करते हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और किसने? आपका बटुकेश्वर दत्त, यानी बीके दत्त, यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, एक बम फेंका। इसका उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्रक में समझाया गया था, मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो 1929 के जो असेंबली थी उसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ये बम फेंका था। इसमें वो देखिए किसी को मारना नहीं चाहते थे। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो बहरों को जगाना था, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य को जगाना चाहते थे कि आप कितना हमारा शोषण कर रहे हैं। वर्ष 1910 के मध्य में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? तो बस्तर का विद्रोह, ऑप्शन बी। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खान को किस जेल में बंद किया गया था? तो इन्हें फैजाबाद की जेल में बंद किया गया था। निम्न में कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसमें शामिल थी। नीचे देखिए, आप सारी पढ़ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट संस्थाएं सब। अनुशीलन समिति से इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई हैं? 1915-16 में एक तो एनी बेसेंट थी और दूसरी, एनी बेसेंट ने मद्रास में इसका नेतृत्व किया था और बाल गंगाधर तिलक ने बॉम्बे में। तो आपका ऑप्शन ए यहां पर ठीक होगा। 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा यह किया गया था 1908। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को, जिसको हम क्या मनाते हैं? शहीद दिवस भी मनाते हैं। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्रांतिकारी नेता नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी एक मॉडरेट लीडर थे, ये क्रांतिकारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क है, वहां पर इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। निम्नलिखित में से, आगे चलते हैं,
निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? तो ये भगवती चरण वोहरा जी द्वारा लिखा गया है, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो वीडी सावरकर द्वारा इसका आयोजन किया गया है 1904 में। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल जी। इसके अलावा सोहन सिंह भाकना जी भी इसके काफी इंपॉर्टेंट नेता थे। नीचे आप नाम भी पढ़ सकते हैं। इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना भी थे। स्थापना कहां पर हुई थी ये भी पूछ लिया एक बार, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी ने जेल में 64 दिन उपवास के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी? तो जतिन दास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 से 3 बार आ चुका है। जतिन दास। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? लेकिन देखिए शायद इसमें इनकी वाइफ मर जाती है और ये थे जज किंग्सफोर्ड। जज किंग्सफोर्ड ये इससे बच जाते हैं, लेकिन इनके वाइफ की इसमें मृत्यु हो जाती है। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? तो मुक्त भारत समाज की स्थापना वीडी सावरकर द्वारा की गई थी, या फ्री इंडिया सोसाइटी। और ये आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछता रहता है। वीडी सावरकर ने 1909 ईस्वी में 1857 के विद्रोह पर किताब लिखी है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है इन्होंने। किसको? 1857 का जो संग्राम हुआ था, इसमें इन्होंने कहा था ये एक ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट था। राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी हत्याकांड, सूर्यसेन, चिटगांव आपकी जो शस्त्रागार छापा था वहां पर, अरविंदो घोष, अलीपुर कंस्पिरेसी केस, और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र केस। आपका ऑप्शन बी इसमें ठीक होगा। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे मुख्य कारण या प्रमुख कारण क्या था? तो गदर क्रांति का सबसे इंपॉर्टेंट कारण था कामाटा गारू मालिक घटना। इसके बारे में पढ़िए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कामागाटा मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी ने किराए पर लिया था। यह जलयान 376 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ, जिसमें करीब 18 यात्री मारे गए और लगभग 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। और सही आयोग ने उत्तर क्या माना है? इसका ए माना है, लेकिन ठीक है, जो कि गलत है। आयोग ने इसका प्रथम विश्व युद्ध को आरंभ होना आंसर माना था, लेकिन हर जगह इसका आंसर यही आपको मिलेगा, स्पेक्ट्रम वगैरह में भी यही है। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां शहीद हुए थे? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप जी। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी भी मीडिया में यूपी में बनाई गई है। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? अभिनव भारत। अभिनव भारत या मित्र मेला। मित्र मेला जो बाद में अभिनव भारत के रूप में भी डेवलप हो गया। महाराष्ट्र में 1899 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को मित्र मेला कहा जाता था। मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया, जो मैंने आपको बताया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी बेसिकली दो बहुत फेमस है। तो ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किसकी मजिस्ट्रेट की हत्या करने गए थे? किंग्सफोर्ड, लेकिन इसमें इनकी पत्नी और पुत्री मारी जाती है। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था सूर्य सेन ने। ठीक है, सूर्य सेन ने इसका, और इनको हम कह सकते हैं जो लीडर थे वो सूर्य सेन थे, और जो गणेश घोष जी थे ये कम से कम 5 से 6 लोग इसमें थे जिन्होंने अलग अलग कार्यों को अंजाम दिया था। उसमें गणेश घोष जी भी एक थे। 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों ने एक समूह ने पुलिस शस्त्रागार डपारा पुलिस लाइन में कब्जा कर लिया। इसे चटगांव शस्त्रागार छापा या चिटगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन देखते हैं। 1919 में गांधी जी ने किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया? जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया, तो क्या था? रॉलेट एक्ट। इसे बिना अपील बिना दलील का कानून भी बोला जाता है, आप सभी जानते हैं। इंग्लिश में से सेडिशियस एक्ट या गैगिंग एक्ट भी बोला जाता है। इसी के विद्रोह में देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो प्रोफेसर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो ग्राउंड में भाषण दे रहे थे वहीं पर अंधाधुंध गोलियां उनके ऊपर चला दी गई थी। निम्नलिखित में महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? तो चंपारण सत्याग्रह इससे जुड़ा हुआ था। और किसके कहने पर यहाँ गए थे? राजकुमार शुक्ला जी के बुलाने पर ये यहाँ पर गए थे।
बेसिकली तीन कठिया व्यवस्था यहाँ पर चलती थी। तीन कठिया व्यवस्था में 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए उन्हें फोर्स किया जाता था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। तो आगे देखते हैं। गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो क्या इसमें सत्य नहीं है? परहेज करना, ये इसमें सत्य नहीं है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। मैंने आपसे कहा था राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह पर तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध ये किया गया था, बिहार के चंपारण में। महात्मा गांधी भारत के किसके विरुद्ध थे? हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन या तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में थे। ये बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह के बहुत ज्यादा फेवर में थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज या लघु उद्योगों के। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष पहुंचे थे? 1893 में। 1893 वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था असहयोग भारत और गांधी के जीवन में एक नए युग का नाम बन गया? तो ये लिखा था लुईस फिशर ने, ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। और गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे अपना गुरु माना था? एम जी रानाडे को। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1924 के। कर्नाटक में एक जगह थी बेलगांव, वहां के सेशन में। रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? 1893। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? मात्र एक, 1924 का, बेलगांव सेशन कर्नाटक का। और ये कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? व्यवसाय या ट्रेड इसका हिस्सा नहीं। 1917 सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। कौन सा सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह, जो कि नील की खेती के विरुद्ध था या तीन कठिया व्यवस्था के विरुद्ध था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में इनके द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की किस अर्थव्यवस्था की? डिसेंट्रलाइज्ड या विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की, ऑप्शन सी। यानी सारा धन जो है वो एक किसी के हाथ में केंद्रित नहीं रहना चाहिए, नीचे की तरफ इसका फ्लो होता रहना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के अगेंस्ट थे। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक थी खादी। ठीक है, खादी को ये भारतीय मानवता की एकता का प्रतीक माना करते थे। चरखा वगैरह चलाते थे, आपने देखा भी होगा। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो मशीनरी और नवीनतम तकनीक का उपयोग, हमने बात करी, क्योंकि ये हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू उसके पक्ष में रहते थे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी की जीवनी है, आत्मकथा माफ कीजिए, ऑटोबायोग्राफी है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं 148। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इसमें से क्या शर्तों में नहीं है? तो भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये इसका कोई भी एक कंपोनेंट नहीं है। आदर्श गांव के यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं महात्मा गांधी जी के अनुसार। 149। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज MS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहां पहुंचे थे? तो डरबन में पहुंचे थे 1893 को। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। कहां पर? फिनिक्स फार्म की स्थापना की, फिनिक्स फार्म। 1912 में यह फिनिक्स ट्रस्ट में परिवर्तित हो गया। 1904 में इसकी स्थापना की गई। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? बिहार में। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो ये आपका 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ। 153। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने। तो एक रेडियो कार्यक्रम था 1944 में, उसके दौरान उन्होंने इसे संबोधित किया था।
राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर में जालियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मार्च 1919 में। खिलाफत के मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो इसके पीछे मुख्य कारण था हिंदू और मुस्लिमों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, क्योंकि जब मुस्लिम लीग का गठन हो गया था 1905-6 में, तब इन दोनों के बीच में काफी दरार आ गई थी। उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचक वर्ग की बात 1909 के मॉडल मिंटो सुधार में की गई, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक दरार पड़ गई थी, जिसको कम करने के लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत का समर्थन किया था। लेकिन महात्मा गांधी के खिलाफत के समर्थन का विरोध किस नेता ने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? तो चौरी चौरा घटना के कारण। ठीक है, गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन है, वहां पर कुछ हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे दिया था आंदोलनकारियों ने, जिसकी वजह से वहां पर कुछ पुलिस अधिकारी मारे गए थे। इसके बाद ही गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था 12 फरवरी 1922 को। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम मॉन्टे कैम्सफोर्ड रिफॉर्म पर आधारित था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। 1909 वाले को क्या बोला जाता है? मॉर्लेमेंटो अधिनियम। ठीक है, 160 देखते हैं। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था और 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद इसे विड्रॉ कर लिया गया। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? फरवरी 1922 में। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? आपके 5 फरवरी 1922 को। 164 देखते हैं। चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, तो ये कहां पर हुआ था? गोरखपुर में। साइमन कमीशन या सविनय अवज्ञा आंदोलन देखते हैं। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो इसमें जो शुरू करने का कारण था वो नमक कानून बनाने के लिए दांडी मार्च। लेकिन देखिए, जो रिवाइज आंसर की आई थी उसमें आयोग ने इसका आंसर क्या माना था? ब्रिटिश शासन को बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसरॉय को बताना। तो इसमें सही आंसर आयोग द्वारा बी माना गया है। आगे देखते हैं। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? किसने? कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने, ऑप्शन बी। अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया? तो गांधी इरविन पैक्ट। उस समय जो इरविन थे वो क्या थे? 1926 से 1931 तक ये भारत के वायसरॉय रहे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? सर जॉन आल्सब्रुक साइमन। इसके अलावा इसके और भी मेंबर थे। ठीक है, टोटल 7 इसमें मेंबर थे, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था, इसलिए इसका विरोध भारतीय सरकार ने किया या भारत के लोगों ने किया था। और साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। इसी के विरोध में देखिए किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसा दी गई थी और उनकी मृत्यु उसमें हो गई थी। दांडी मार्च, जिसे सॉल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना था? ये बना था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आगे देखते हैं 170। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो सन 1928 में भारत में प्रथम बार आया था, ऑप्शन डी। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस के हमले में किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, लाला लाजपत राय जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था जो सॉल्ट टैक्स लग रहा था उसके विरुद्ध एक तरह से सत्याग्रह करना। नमक कानून आपको पता है, नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा भी था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसरॉय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो इसमें से क्या क्या था? देखिए, रुपया डॉलर की विनिमय दर को कम करना, इसमें कोई भी रोल नहीं था। दूसरा और तीसरा इसमें ठीक है, ऑप्शन बी हमारा ठीक होगा। यहाँ पर आप पूरे 11 सूत्रीय मांगे इनकी पढ़ सकते हैं पॉज कर। गांधी इरविन समझौते की बात करते हैं।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो इसमें 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। यह दिल्ली में स्थित था तथा भारत का पहला उच्च न्यायालय था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। भारतीय उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश मॉरिस ग्रेवेयर थे। पूना समझौता 1932 इनके मध्य एक करार था, अंबेडकर और गांधी जी के मध्य। पूना पैक्ट इसको बोला जाता है। किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो देखिए, वैसे तो अक्टूबर 1946 अगर होता ज्यादा बेटर रहता। वैसे 26 अक्टूबर इसकी सही डेट है, लेकिन नियरेस्ट ऑप्शन इसमें 24 अक्टूबर दिया है। 26 अक्टूबर 1946 को इसमें शामिल ये हुए थे। 179 देखते हैं। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? पाकिस्तान की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। लाहौर सत्र में पाकिस्तान शब्द के जो जन्मदाता किनको माना जाता है? चौधरी रहमत अली को। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो कैबिनेट मिशन का जो क्रिप्स मिशन है इसकी विफलता के बाद। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके चेयरपर्सन थे। इसके अलावा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर इसके मेंबर थे। ये 3 इसमें मेंबर थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो इसकी विफलता हो गई थी। जो भारतीय लीडर्स थे उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। इसके बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1942। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो कहां पर इसको शुरू किया गया था? मुंबई में, ग्वालियर टैंक मैदान है वहां पर। कैबिनेट मिशन या कंस्टिट्यूएंट असेंबली। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? कैबिनेट मिशन 1946 वाला। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य और स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में किसके प्रमुख थे? तो ये रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह जी पहले। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजागोपालचारी। भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद बंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सी लाइन प्रकाशित की गई थी? तो रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। बाकी लाइन आप पढ़ सकते हैं। डूरंड लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान, पहले ये भारत और पाकिस्तान के बीच में थी, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। सॉरी, भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो फिर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अब चली गई। मैकमोहन लाइन इंडिया और चीन के बीच में, ये सबको पता ही होगा। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के बीच सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। कौन से संधि पत्र में? शिमला संधि पत्र में। इसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। क्लेमेंट एटली ने। क्लेमेंट एटली, इसे एटलीज डिक्लेरेशन बोला जाता है। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग का गठन के चेयरपर्सन कौन थे? सर साइरिल रेडक्लिफ। ऑप्शन डी। आजाद हिंद फौज की बात करते हैं, इससे भी प्रश्न लगातार आते रहते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था त्रिपुरी संकट के बाद 1939 में, उसके बाद इन्होंने इस पार्टी का गठन किया था। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो देखिए, इसमें रास बिहारी बोस, भगत सिंह, मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस, चारों बड़े क्लोज ऑप्शन इसमें दे दिए हैं। तो इसमें कोई भी आंसर वैसे इसमें सही नहीं माना जाएगा, लेकिन आयोग की तरफ से इसमें सुभाष चंद्र बोस को ही सही आंसर माना गया है।
रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग का किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का एक अग्रदूत था। आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई? सुभाष चंद्र बोस के। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है। कायदे आजम किसको बोला जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को बोला जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? तो इन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना अक्टूबर 1943 में की है। और ये बहुत फेमस इनका एक नारा है, इसको भी याद रखिए। यहीं से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे दिए। गवर्नर जनरल, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बहुत प्रश्न आपके जरूर बनेंगे। इसको मैं आपसे कहूंगा थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 200वां प्रश्न है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता है? तो 1878 में। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन उस समय भारत का वायसरॉय था। लॉर्ड लिट्टन, आर्म्स एक्ट उस समय पास किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 201 देखते हैं, ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालिक गणना कब आयोजित की गई थी? 1881 में। कौन था उस समय वायसरॉय? लॉर्ड रिपन। और सबसे पहले इसका प्रयास कब किया गया था? 1871-72 में, लॉर्ड मायो के शासन काल में। लॉर्ड मायो। आगे देखते हैं, थोड़ा सा देखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये इसमें और है। वर्ष 1881 की जनगणना आयुक्त या फिर आपके पॉपुलेशन कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन। ये थोड़ा सा नया प्रश्न है, डब्ल्यू प्लाडेन। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में संपन्न हुई, जिसका जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की जिसे व्यपगत सिद्धांत कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको कहा था। लॉर्ड कर्जन क्यों फेमस है? लॉर्ड कर्जन इसलिए फेमस है, बंगाल का विभाजन, बंगाल विभाजन। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अलग अलग जो गवर्नर जनरल रहे उनका आप यहाँ पर वायसरॉय रहे उसका आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या उनके टाइम में हुआ है। लॉर्ड लिटन के टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था। इसी के टाइम में मैंने आपको बताया आर्म्स एक्ट भी आया है 1878 में। लॉर्ड रिपन, प्रथम नियमित जनगणना एवं प्रथम कारखाना अधिनियम। ठीक है, और इनको ही क्या बोला जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, या भारत में स्वशासन के पिता जनक इनको माना जाता है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कौन से वर्ष में कानून पारित किया था? 1829 में। और राजा राम मोहन रॉय जी का भी इसमें काफी बड़ा रोल था। जॉन मॉर्ले द्वारा तैयार किया गया मॉर्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? 1909 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती सी राजागोपालचारी जी। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। मैंने आपको बताया था परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आया था। रैयतवाड़ी सेटलमेंट बॉम्बे और मद्रास में आया था। अब बात करें महलवाड़ी सेटलमेंट तो उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ राज्यों में आया था और सेंट्रल इंडिया के। चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया। कहां तक चले गए? इलाहाबाद तक। ऑप्शन बी। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? मैंने आपको बता दिया, लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन के टाइम में देखिए और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति जो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था, इन्होंने उसको समाप्त कर दिया। पहला फैक्ट्री एक्ट आया। प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में। स्कूल शिक्षा हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति जिसने प्राथमिक शिक्षा पर बहुत बल दिया था। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 में ये हुई थी। अकाल संहिता की स्थापना आपके यानी फेमाइन कोड, फेमाइन कोड इसकी स्थापना 1883 में की गई। डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सबसे प्रथम शिकार था आपका सतार। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को 1856 में कब्जे में लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस या कुशासन के आधार पर 1856। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? 1786 से 1793 तक भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने ही क्या लाया था? कॉर्नवालिस कोड।
आगे चलते हैं, समाचार पत्र और पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। माफ कीजिए। गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी, को स्वतंत्रता संग्राम द्वारा वैनकूवर आपका कनाडा में है, से द्वारा प्रकाशित किया जाता था। किसके द्वारा? जी.डी. कुमार के द्वारा। तो ये भी काफी अच्छा हटके प्रश्न है। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? केसरी अखबार की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की गई थी और यह मराठी भाषा का समाचार पत्र है। इसके अलावा एक मराठा समाचार पत्र भी इनके द्वारा निकाला जाता था, जो इंग्लिश भाषा में निकलता था, इंग्लिश भाषा में। ठीक है। निम्नलिखित में कौन से राष्ट्र नेता पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। 218 देखते हैं, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना जब मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा की गई है। बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, और मोहनदास करमचंद गांधी जी की हिंद स्वराज, यंग इंडिया और हरिजन। सारी आप याद करिए, सारी लगातार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती रहती हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? महात्मा गांधी जी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? मोहम्मद इकबाल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी, बहुत फेमस बुक है इनकी। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की है। केसरी और गीता रहस्य ये आपके बाल गंगाधर तिलक के गीता रहस्य इन्होंने मैंडले जेल में लिखी है, ये भी याद रखिएगा, मैंडले की जेल में लिखी है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी की बुक है। निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मोतीलाल नेहरू जी। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है? मोहम्मद इकबाल। अ नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की है? तो वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना अरविंदो घोष द्वारा की गई है। 1862 में इंदुर प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? जस्टिस रानाडे जी के द्वारा। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता रहता है। कथन, नारा और उपाधियां। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था सन 1944 में। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा भी इनके द्वारा ही दिया गया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मैंने आपको बताया था, रंगून से एक रेडियो का प्रसारण हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद सबसे पहले वैसे तो मोहम्मद इकबाल ने दिया है और भगत सिंह ने इसको काफी फेमस बनाया था, लेकिन इसमें देखेंगे आप कोई भी सही उत्तर नहीं है, तो मोहम्मद इकबाल इसका ठीक उत्तर होगा। कवि मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में किया था। देश बंधु किसे कहा जाता था? जेठ बंधु चित्तरंजन दास जी को कहा जाता था। और बात करें अगर दीन बंधु की, तो दीन बंधु किसको बोला जाता है? C.F. एंड्रयूज को, C.F. एंड्रयूज जी को दीन बंधु बोला जाता है। भारत में भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? सरोजनी नायडू जी को। भारत कोकिला सरोजनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, लौह महिला या आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को, भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल या उड़न परी भी इनको बोला जाता है पीटी उषा जी। निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता था? तो लोक नायक किसको बोला जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया है? वैसे देखिए नारा तो ये अगर माना जाए तो बंगे दर्रा जो बुक है मोहम्मद इकबाल की उसमें था, लेकिन भगत सिंह ने इसको पॉपुलराइज किया है। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, ये चंद्रशेखर आजाद का है, बाकी सब तो आपको पता ही होंगे। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो किसने? सुभाष चंद्र बोस जी। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई? लोकमान्य तिलक। ऑप्शन सी। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी? गुरुदेव। ऑप्शन बी। गांधी जी ने इन्हें और क्या कहा था? महान प्रहरिया, द ग्रेट सेंटिनल भी कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकता है। और रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्यकृति गीतांजलि के लिए सन 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वह प्रथम एशियाई व्यक्ति थे।
ब्रिटिश कालीन स्थापत्य आर्किटेक्चर की बात करते हैं। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग-ए-आजादी पार्क नाम दिया गया है, कहां पर स्थित है? ये मेरठ में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है और बहादुर शाह पार्क बांग्लादेश में स्थित है। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद कौन है? एडवर्ड लुटियंस। ली कॉर्बुसियर कहां के थे? चंडीगढ़ के निर्माता। चंडीगढ़ की जो प्लानिंग करी है वो ली कॉर्बुसियर ने करी है। एडवर्ड लुटियंस, इसलिए आपने देखा भी होगा लुटियंस की दिल्ली भी बोला जाता है। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब को लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया है? तो असफ-उद-दौला ने 1784 में इसको बनवाया है। ये हमने घटना चक्र के टेस्ट सीरीज में भी किया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लें। वो हमने पूरी बुक, उसमें जीएस के सारे क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिए हैं। इतिहास विविध या हिस्ट्री मिसलेनियस देखते हैं। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? कौन से अधिनियम के कारण? भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण। कब निर्माण हुआ? ये 1937 में। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ 1789 में यह क्रांति स्टार्ट हुई थी। प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे क्या कहते थे? इसे बोला जाता है यष्टि। ठीक है, अगर आप देखेंगे इस तरीके का आपका उसमें बने रहते हैं यष्टि। यहाँ पर आपका छत्र वगैरह लगा रहता है, छत्र दंड इसको बोला जाता है यष्टि। इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी, लाला हरदयाल। मित्र मेला, वीडी सावरकर। होम रूल लीग, एनी बेसेंट। तो आपका ऑप्शन बी इसमें ठीक होगा। थॉमस रो, फाहियान और हुएनसांग। फाहियान आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया है, हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, फिर थॉमस रो। तो 2, 3, 1 आपका ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। इनमें से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी। 246 देखते हैं। कलिंग का युद्ध 261, संवत 78 एडी, ठीक है, कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। 622 ईस्वी मुस्लिम युग की शुरुआत। 1709 औरंगजेब की मृत्यु। 1709 नहीं, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई है। शासकों का कालानुक्रम सही क्या है? सबसे पहले इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, फिर अकबर। तो आप लगा लीजिए 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन बी आपका ठीक होगा। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो जो खरी बावली है दिल्ली, इसको सबसे बड़ा मसाला बाजार माना जाता है। कई टीवी सीरीज जो आती है उसमें भी इसका काफी ज्यादा जिक्र होता है। गांधी इरविन समझौता, मॉर्लेमेंटो सुधार, इल्बर्ट बिल 1883 में ये हुई थी कंट्रोवर्सी। फिर आता है आपका 1909 में मॉर्लेमेंटो सुधार, फिर आता है रॉलेट एक्ट 1917-18 में, उसके बाद आता है गांधी इरविन समझौता 1930-31। ठीक है, तो मिला लीजिए इसको 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2। सॉरी, 1 मिनट माफ कीजिए। सबसे पहले इल्बर्ट बिल, ठीक है। मॉर्लेमेंटो, तो देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। नीचे देख लेते हैं। देखिए ये रहा इल्बर्ट बिल 1883, मॉर्लेमेंटो सुधार 1909, 1919 में आपका रॉलेट एक्ट और गांधी इरविन समझौता 1931। तो 4, 3, 1, 2 होना चाहिए, लेकिन किसी भी विकल्प में ये नहीं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो सर रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी। इसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी बोला जाता है, मैकडोनाल्ड अवार्ड भी इसको बोला जाता है, या कम्युनल अवार्ड। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? रेड शर्ट या खुदाई खिदमतगार। ऑप्शन ए इसमें ठीक होगा। ये आपने देखा होगा यहाँ पर खुदाई खिदमतगार। घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई 1911 में लॉर्ड हार्डिंज के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंज उस समय वायसरॉय थे भारत के, ये भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने नील के किसानों की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की, ये इसमें गलत है। 1916 में यह स्थापना की गई थी। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो इन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की है। ये भी नया प्रश्न है, अच्छा देखिए, लोअर पीसीएस का प्रश्न है। किस समाज सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब कहा जाता है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी? तो ये 10वीं सदी तक या 10वीं शताब्दी तक ये
अपराध नहीं माना जाता था। पंचशील का नारा किससे संबंधित है? तो पंचशील दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये नेहरू जी की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके 5 पिलर्स माने जाते हैं। नागार्जुन कौन थे? तो ये एंशिएंट का प्रश्न गलती से छप गया है, तो ये बौद्ध दार्शनिक थे। मैंने आपको बताया था इन्होंने शून्यवाद जो कॉन्सेप्ट है बौद्ध धर्म में उसका प्रतिपादन ये करते थे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शून्यता की अवधारणा। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ये मेहर कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे। रामचरितमानस का कौन सा कांड या अध्याय सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा है किष्किंधा कांड। सबसे बड़ा कौन सा है आपका? बाल कांड। ठीक है, सबसे बड़ा आपका बाल कांड है। ये देखिए आप पढ़ सकते हैं, इसमें छंदों की संख्या के अनुसार बाल कांड सबसे बड़ा और सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक चली गई थी? तो देखिए महाभारत में टोटल 18 पर्व हैं और 18 पर्व है, हर दिन के लिए एक पर्व लिखा गया, यानी हमारे टोटल दिन कितने हो गए? 18 दिन। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, प्लासी का युद्ध 1757, हल्दी घाटी 1576, बैटल ऑफ तालीकोटा 1565। इसे बैटल ऑफ राक्षस टंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, बैटल ऑफ राक्षस टंगड़ी। विजयनगर साम्राज्य से फेमस है, तो मिला दीजिए इसको, ऑप्शन ए आपका ठीक है। लास्ट वाला देख लेते हैं, बाकी तो आपने पढ़े ही होंगे। विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के सल्तनत के बीच में जनवरी 1565, और यहीं पर आपका विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। पल्ली आंदोलन कहां से संबंधित है? तो पल्ली जो कम्युनिटी है वो उत्तरी तमिलनाडु में मौजूद है, तो तमिलनाडु से ये संबंधित है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू सनातनी और आर्य समाजी, मुसलमानी, शिया और सुन्नी, सिख निरंकारी और नामधारी, ईसाई कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो इसको मिला लीजिए 263 को, आपका ऑप्शन ए इसमें ठीक होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद आपका 1966 में हुआ था। और कहां पर है ताशकंद? उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में मौजूद है। 10 जनवरी 1966 को भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान किया गया ताशकंद समझौता ताशकंद में किया गया, जो उज्बेकिस्तान में। नाथुराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे? दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। ये प्रश्न भी अच्छा है, देखिए दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल जी, इनके 3 भाई थे जो आरएसएस के सदस्य थे। ठीक है, तो यही देखिए पूरे हमारे 265 प्रश्न थे मॉडर्न हिस्ट्री के। तो हमारी हिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। 3 वीडियो में मैंने बनाया है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब इसका मैं मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आऊंगा। देखिए मॉक टेस्ट में मैं एसएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं या यूपीपीसीएस वगैरह में जो सिंपल 1 लाइनर प्रश्न है जो यहाँ पर आने की संभावना है, उस तरीके के प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, और रेलवे की भी मेरे पास एक बुक है, तो रेलवे ल्यूसेंट, जिसमें से भी हमें प्रश्न मिलेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन का बनेगा, 50 क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन का, एक मॉक टेस्ट मैं आपके लिए एंशिएंट का लेकर आऊंगा। तो अगर आपने एंशिएंट के मेरे 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज इनको देख लें, फिर आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।